स्टार्ट कर सकते हैं आज की क्लास, है ना। तो बेसिकली अभी तक जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, जब प्रियम्बल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं और उसके थ्रू अपना पूरा संविधान समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस संविधान को समझने के दौरान और इस प्रियम्बल को समझने के दौरान अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी हैं, मैं एक बार उसको रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर चली जाए। पहला हमने समझ चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कौन है, भारत को हम समझ चुके हैं। उसके बाद हमने जो बात कर ली कि हमने इंडिया को कैसा बनाया, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हम इन सभी शब्दों के अर्थ अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हमने भारत के नागरिक जो हैं उनको क्या क्या चीजें दी, तो सबसे पहले हमने जस्टिस की बात कर ली, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। हमने दूसरी बात कर ली किसके बारे में, लिबर्टी के बारे में, कि लिबर्टी क्या होती है, तो हमने किन किन चीजों से रिलेटेड लिबर्टी दी हुई है हमने उनके बारे में बात कर ली। आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी किसके बारे में, इक्वलिटी के बारे में। आज हमें इक्वलिटी के बारे में बात करनी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को क्या क्या चीजें दे रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले बनाया, हम अपने आप को, हमने अपने संविधान को कैसा बनाया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ऐसा हमने अपने देश को बनाया अपने संविधान के थ्रू। उसके बाद हमने अपने लोगों को क्या देना चालू किया, सबसे पहले जस्टिस दिया, जस्टिस के बाद हमने उन्हें लिबर्टी दी कि हम आपको न्याय देंगे इन ग्राउंड्स पे। फिर हमने क्या बोला कि हम आपको क्या देंगे, लिबर्टी देंगे कि आपको जो करना है आप उस तरीके से इस देश के अंदर रहते हुए काम कर सकते हो। अब हम बोल रहे हैं कि हम आपको इक्वालिटी देंगे। इक्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब आप जस्टिस की बात करते हो, जब आप जस्टिस की बात करते हो, अगर जस्टिस के लिए, अगर जस्टिस नहीं है देश के अंदर तो इक्वालिटी नहीं हो सकती, और इक्वालिटी नहीं है तो जस्टिस नहीं हो सकता। तो आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह काम करते हैं। अगर देश के अंदर इक्वालिटी नहीं होगी तो जस्टिस नहीं होगा, और जस्टिस नहीं होगा तो इक्वालिटी नहीं होगी। क्लियर ये बात। तो अब हम बेसिकली क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इक्वालिटी है क्या। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब जैसे मैं आपको पहले ही एक बार बता चुका हूं, मैं आज फिर बता रहा हूं। इक्वालिटी का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को इक्वल कर रहे हैं, लोगों को इक्वल कर रहे हैं। कर कैसे रहे इक्वल, इक्वल कर रहे हैं थ्रू इक्विटी, उन्हें इक्विटी देके आप इक्वल कर रहे हैं। और ये इक्विटी दी कैसे जाती है, ये दी जाती है गुड कंसाइन, ये इक्विटी गुड कंसाइन के साथ दी जाती है। गुड कंसाइन का मतलब क्या होता है, अच्छी चेतना के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, ना कि नेगेटिव एनर्जी के साथ में। समझ में आई ना बात। आपका अगर दुर्भाव है किसी इंसान के लिए कोई काम करने का, तो वो क्या नहीं हो सकती, इक्विटी नहीं हो सकती। तो आप अच्छे मन से, सद्भावना से अगर वो साम्या देंगे, जो रिक्वायर्ड चीज इक्विटी देंगे, तो वो कन्वर्ट होगी इक्वालिटी के अंदर। क्लियर है। अब हमारा संविधान क्या कर रहा है, हमारा संविधान गुड कंसाइन के साथ में लोगों को इक्विटी देके इक्वालिटी तक ले जाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को इक्वल कर देंगे। लेकिन इक्वल किन ग्राउंड्स पर कर रहा है, प्रियम्बल किन ग्राउंड्स पर कह रही है, प्रियम्बल कह रही है दो ग्राउंड्स पर, जिसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दो चीजों की इक्वालिटी दे रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चीज, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन दो चीजों के ऊपर इक्वालिटी स्टैब्लिश कराई जा रही है आपके देश के अंदर। कि आप इस देश के नागरिक हैं, बहुत बढ़िया, आप रहिए इस देश के अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से रहिए। लेकिन आप जब बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होंगे तो ये देश आपके साथ में क्या कर रहा होगा, इक्वल ट्रीटमेंट कर रहा होगा। अब इक्वल ट्रीटमेंट किन चीजों को लेके करेगा वो, एक तो लोगों के स्टेटस को लेके, और दूसरा उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उन चीजों को लेके। तब सवाल ये आता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस। अब ये स्टेटस शब्द का मतलब क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट टू एनी क्लास ऑफ पीपल, एनी क्लास ऑफ पीपल। आप कैसे बोलते हैं भाई, यहां पर स्टेटस का मतलब क्या है, स्टेटस का मतलब है कि किसी भी क्लास के इंसान को, किसी भी क्लास के इंसान को कैसे ट्रीट करना, इक्वली ट्रीट करना। इसका मतलब होता है कि आप स्टेटस इक्वल कर रहे हैं। जैसे एक इंसान जो है उसकी इनकम है 10,000 रुपए, ठीक है, एक इंसान की इनकम जो है वो 10,000 रुपए, एक इंसान की इनकम जो है वो 1,000 रुपए, एक इंसान की इनकम 1,00,000 रुपए। अब ये सब का जो लाइफस्टाइल होगी ये कैसी होगी, अलग होगी। इन सब की लाइफस्टाइल अलग होगी। जिसकी 1,00,000 रुपए महीने इनकम है
ये अलग तरीके से जिंदगी जी रहा होगा, जिसकी 10,000 रुपए इनकम है वो अलग तरीके से जिंदगी जी रहा होगा, और जिसकी 1,000 इनकम है वो अलग तरीके से जिंदगी जी रहा होगा। सबके अलग अलग तरीके होंगे, ठीक है। अब सवाल ये आ रहा है कि जो 1,00,000 रुपए महीना कमा रहा है, इसको जो जिंदगी मिली हुई है, इसकी जो लाइफस्टाइल है 10,000 रुपए कमाने वाले लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है। तो क्या इसको हम ऊंचा मानेंगे समाज के अंदर, उसको नीचा मानेंगे, इसको और नीचे मानेंगे? ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एप्लीकेबल करने के बाद सवाल उठाया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों को इस इक्वालिटी पे लेके कैसे आएंगे। हमने आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है, हमें पूरे समाज को एक जैसा बनाना है हर ग्राउंड पे। अब सवाल ये आ रही है कि आप समाज को इक्वल बना कैसे दोगे, जब इसके पास महीने के 1,00,000 रुपए, इसके पास 10,000 रुपए, इसके पास 1,000 रुपए महीने का, आप इक्वल किन ग्राउंड्स पे बनाओगे? तो हमने क्या बता दिया, हमने प्रीएम्बल में बना दिया। हमने प्रीएम्बल में क्या बता दिया कि हम आपको क्या कर देंगे, एक तो स्टेटस की अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। हम इसमें तो आपको इक्वल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता इस 1,00,000 वाले आदमी से कि तू भाई एक काम कर, अपने 99,000 रुपए में से इन सबको भी बांट दे। ये कर सकता हूं क्या? मैं नहीं कर सकता। मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास 1,00,000 रुपए रखी है, आपकी मेहनत की कमाई है, आपके 10,000 आपकी मेहनत और क्वालिफिकेशन है, 1,000 आपकी मेहनत और क्वालिफिकेशन है। लेकिन मैंने क्या बोला, जब आप पब्लिक प्लेस पे आएंगे, आप तीनों लोग, आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी लाइफस्टाइल, लेकिन जैसे ही आप पब्लिक प्लेस पे आएंगे, जैसे ही आप पब्लिक प्लेस पे आएंगे, आपका जो स्टेटस होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाओगे आप सब। आप भी मॉल में वही इंसान होगे जो मैं हूंगा, जो मैं हूंगा। आपकी भी एंट्री वहीं से होगी, इनकी भी, इनकी सबकी एंट्री वहीं से होगी। आपके लिए भी वही वॉशरूम होंगे, मेरे लिए भी वही वॉशरूम होंगे। आप भी उसी सिनेमा घर के अंदर मूवी देखोगे, उसके अंदर ही मैं देखूंगा। आप भी उसी मंदिर के अंदर जाओगे, मैं भी उसी मंदिर के अंदर जाऊंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस। आपका स्टेटस पब्लिक प्लेस पे क्या नहीं होगा, अलग नहीं होगा। प्राइवेट प्लेस पे आपकी जो मर्जी आप वैसे कीजिए, आप आलीशान बंगला बना लीजिए, 50,000 करोड़ का जितना बड़ा बंगला बना सकता हो आप एंटीलिया बना लीजिए अंबानी की तरह। ये आपकी पर्सनल अपॉर्चुनिटी है, इस स्टेटस को आप अलग नहीं कर सकते। अपने दिमाग के अंदर इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लो। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेटस की इक्वालिटी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या प्राइवेट प्लेस पे कर रहे हैं? नहीं, प्राइवेट प्लेस पे नहीं कर सकते। आप पब्लिक प्लेस पे लोगों को क्या कर रहे हो, इक्वल ट्रीट कर रहे हो। क्लियर है ये बात? तो ये बात अपने दिमाग के अंदर उतारना। ये मत बोलने लग रहा कि सर इनको 1,00,000 रुपए मिल रहा है, इनके 1,00,000 रुपए लेके 10,000 वाले को देना चालू कर देते हैं, इक्वलिटी आ जाएगी, सब बराबर कमाने लगेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। और ये क्यों नहीं हो सकता? अब इसका आंसर आता है इस जगह पे, क्योंकि हमने क्या किया, सबको इक्वलिटी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो सबको दी थी। हमने एक लाइन खींची थी ऐसी, हमने एक लाइन खींची थी, हमने सबको कहा था कि आओ और बिजनेस करो। सबको बोला कि आओ और बिजनेस करो। अब आप में से मतलब 100 लोगों की लाइन थी, जिसमें से 5 लोग बिजनेस करने आ गए। ये 5 लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब ये 5 लोगों ने रिसोर्सेज यूज किए और रिसोर्सेज यूज करके बहुत पैसा कमाने लग गए। बाकी 95 लोग, अपॉर्चुनिटी तो इनको भी मिली थी बिजनेस करने की, लेकिन इन्होंने की नहीं, इन्होंने बिजनेस नहीं किए। समझ में आ रही बात? तो अब आप इनको गालियां नहीं दे सकते। ये जो 5 लोग हैं, इनको आप गालियां नहीं दे सकते कि अरे यार ये तो बहुत पैसे वाले लोग हो गए, यहां आके अब ये बहुत पैसे वाले लोग बन चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सरकार ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी यहां पर पैसा कमाने की, बिल्कुल दी थी। संविधान ने बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप आइए और इन रिसोर्सेज को यूज कीजिए जो हम गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को देने वाले हैं। आप आके इनका इस्तेमाल कीजिए और आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं आप कमाइए। ये अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी की दी थी सरकार ने, संविधान ने पहले दिन से दी हुई है। अब सवाल ये आता है कि कितनों ने उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया। तो आज आप जितने भी देख रहे हैं, अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं, टाटा जी हैं, महिंद्रा जी हैं, ये इतने सारे जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों ने क्या किया, उस समय में इस सरकार के द्वारा दी जाने वाली इस इक्वल लाइन पे जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी, वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने यूज कर ली। हमारे और आपके पिताश्री जो हैं वो शायद यूज नहीं कर पाए। अब वो किसी भी वजह से यूज नहीं कर पाए होंगे, दैट्स अ डिफरेंट बात, लेकिन यूज नहीं कर पाए। गॉट दैट? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो 2 चीजों के ऊपर हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पावर दी है कि हम आपको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे 2 ग्राउंड्स पे। 2 ग्राउंड्स क्या होंगे? एक स्टेटस, कि जब भी आप पब्लिक प्लेस पे आएंगे तो आप सब कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे। क्लियर है? आपकी इनकम का, आपकी जात का, आपके धर्म का, किसी भी चीज का इस जगह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप सब इक्वल हो जाएंगे पब्लिक प्लेस पर।
और दूसरी चीज है अपॉर्चुनिटी की। सरकार के पास में जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं सरकार के पास में, इन सारे रिसोर्सेस की हम क्या करेंगे, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, सबको एक लाइन पे लाके खड़ा कर देंगे। कि अगर जॉब निकाल रही है सरकार, कोई एक जॉब निकाली है सरकार ने, तो भी आप सबको क्या करेगी सरकार, यहां लाके खड़ा कर देगी, एक जैसा फॉर्म भरवाएगी सबसे, एक जैसी सबको सैलरी देगी, एक पोस्ट के लिए एक जैसी सैलरी सबको मिलेगी। आपका सवाल ये आ सकता है कि सर रिजर्वेशन तो दिया हुआ है यहां पर, इस रिजर्वेशन की वजह से किसी का जो फॉर्म भरने के पैसे हैं वो 300 हैं, किसी के 500 हैं, और किसी के 800 हैं, और किसी के हो सकता है 1000 हो। तो सर ये इक्वलिटी कहां हुई अपॉर्चुनिटी में? अपॉर्चुनिटी देने में ये इक्वलिटी कहां हुई? एसटी कैटेगरी के इंसान की हो सकती है फीस 300 रुपए, एससी वाले की हो सकती है 500, ओबीसी की हो सकती है 800, और 1000 रुपए हो सकती है किसकी? जनरल कैटेगरी की फीस। तो अब तो बोल रहे सर ये जॉब जो सरकार निकाल रही है, इस जॉब में पहले टाइम से ही अपॉर्चुनिटी के अंदर इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी कहां है इसमें? नाउ इसके लिए आपको जो पढ़ने की जरूरत है वो है आपका पूरा रिजर्वेशन सिस्टम। 1947 से पहले की इंडियन हिस्ट्री, हमने क्या किया, हमने इक्वालिटी जब स्टैब्लिश करने की बात की अपने संविधान के अंदर कि हम इक्वालिटी लाएंगे, तब एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। लड़ाई नहीं कहूंगा मैं उसको, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बातें हुई, चर्चा हुई, मतभेद हुए, ठीक है, कई मतभेद हुए लोगों के बीच में। और जब एट लास्ट चीजें सेटल हुई तो वो इस चीज पे सेटल हुई कि किनके पास में इस 1947 से पहले क्या रिसोर्सेस थे, किस जात के पास में क्या रिसोर्सेस थे आजादी से पहले। तब जो कैलकुलेशन लगाया गया उसके बेसिस पे जो आपकी एससी और एसटी कम्युनिटी थी, इनको स्पेसिफिक क्या दिए गए, पावर दी गई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि जो कमजोर है हम उसको क्या करेंगे, सशक्त करने का काम करेंगे, क्योंकि हमें इक्वलिटी स्टैब्लिश करनी है। इक्वलिटी स्टैब्लिश कैसे होगी? जो कमजोर है, फॉर एन एग्जाम्पल के एक माँ के दो बेटे हैं, एक शरीर में अट्टा कट्टा हो गया और एक कमजोर रह गया, तो मम्मी किसको ज्यादा खाना देंगी या दूध देंगी? जो कमजोर है। क्यों क्यों देंगी? क्योंकि उसको जरूरत है उस चीज की। समझ में आ रही बात? एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। ये इक्विटी होती है बेसिकली। आप जो अभी मम्मी ज्यादा खाना और दूध दे रही है ना कमजोर वाले को, वो इक्विटी होती है। अब बड़ा वाला कहेगा मम्मी ये तो गलत बात है यार, मेरा शरीर अच्छा हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? तो क्या करना पड़ेगा, माता श्री को ये समझाना पड़ेगा कि बेटा अभी तू वैसे ही मजबूत है, इससे आगे जब ये तेरे इक्वल हो जाएगा तब मैं दोनों को बराबर दूध देना चालू कर दूंगी, आधा लीटर इसको भी आधा लीटर इसको भी। लेकिन जब तक ये कमजोर है तो उससे, तब तक मैं कम से कम बराबर तो लाऊं इसको। एंड दैट इज व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डूइंग अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो हमारी बात कर रही है प्रियम्बल के अंदर इक्वलिटी के ऊपर। तो हमने इक्वलिटी किन चीजों को लेकर डाली? पूरे देश के अंदर हमने इक्वलिटी ऑफ स्टेटस डाला और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डाला। क्लियर है? बाकी रिजर्वेशन के ऊपर जब मैं आर्टिकल 16 पर पहुंचूंगा तब और डिटेल में आपको समझा दूंगा ताकि कोई डाउट ना रह जाए। अभी वहां तक नहीं जा रहे, अभी बस ये चीज आपको समझनी थी कि हमने क्या किया, हमने अपने देश के अंदर इक्वलिटी स्टैब्लिश की। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? हाँ बिल्कुल, यही तो बताया मैंने। ठीक है, इसके बाद जो आ रहा है आखिरी टॉपिक वो है कि भाई हमने अपने देश को क्या क्या चीजें दे दी, ये क्लियर कर दिया हमने। हमने अपने लोगों को क्या क्या चीजें दे दी, ये भी क्लियर कर दिया। हमने जस्टिस दे दिया, इक्वलिटी दे दी, लिबर्टी दे दी। ये तीन चीजें हमने क्या किया, अपने देश के नागरिकों को दे दी। ठीक है, अब सवाल आ रहा है कि हमने डिमांड क्या किया लोगों से। अभी तक तो हम सिर्फ दे ही रहे थे, किसको? हमने पहले अपने देश को दिया। अब ये बहुत अच्छे समझना, इंडिया को हमने क्या दिया? इंडिया को हमने दिया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये हमने अपने देश को दिया भाई। ठीक है, फिर आई बात सिटीजन्स की। तो हमने सिटीजन्स को क्या क्या दिया? हमने दिया सबसे पहले जस्टिस, फिर क्या दिया हमने? लिबर्टी,
अब हमने क्या दिया उसको, इक्वलिटी। ये तीन चीजें हमने अपने देश के नागरिकों को दी। अब जो बात आ रही है ये हम नागरिकों को दे नहीं रहे। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया इंडिया का, ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जो, ये आप लोगों से क्या उम्मीद करता है, इन सिटीजन से, इनसे उम्मीद क्या करता है? तो अब हमने क्या बताया, ये सिटीजन से उम्मीद क्या करता है, फ्रेटर्निटी की उम्मीद करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी टू अमंग देम ऑल। हमें क्या प्रमोट करना है लोगों के बीच में, इन सब लोगों के बीच में क्या करना है, हमें फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी है। फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी है, भ्रातृत्व की भावना, इसको कहते हैं भ्रातृत्व की भावना, कि भाई भाई बन के रहेंगे सब। क्योंकि हमें पता है कि सब अलग अलग समाज के, धर्म के लोग हमारे इस देश के अंदर रहने वाले हैं। ये 1947 में ही उन्हें पता था, बहुत अच्छे से पता था। उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि ये फिर से लड़ने लग जाए, ये लोग फिर से लड़ने लग जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम इनको लड़ने नहीं देंगे, हम सबको इक्वल बनाएंगे, और इक्वल बनाने के बाद में हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है, भ्रातृत्व की भावना, फ्रेटर्निटी आपस में बनाए रखनी है, ताकि ये देश फिर से कभी गुलाम ना हो, फिर से कभी भी किसी भी तरीके की परेशानियों में ना जाए। क्योंकि अल्टीमेटली इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो अगर फिर से वो सारी चीजें होने लग गई तो फिर क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रुक जाएगा। व्हाट दैट? तो हमने क्या किया, जैसे उसमें लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दो चीजें डिमांड की हमने। हमने बोला कि भाई साहब क्या करना, सिटीजन से रिक्वेस्ट की हमने कि आप फ्रेटर्निटी, इसमें लिखा हुआ स्पेसिफिकली वही पढ़ रहा हूं मैं, देखना, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि भ्रातृत्व की भावना बनाए रखोगे, प्लस लोगों के साथ क्या करोगे भाई, उनकी डिग्निटी बनाए रखोगे, डिग्निटी बनाए रखोगे। इतनी बड़ी बड़े शब्द बहुत छोटे से लग रहे हैं, लेकिन इतनी गहरी और बड़ी बातें हैं कि जो इंसान इनको समझ जाएगा वो देश के अंदर कभी लड़ाई करेगा ही, जो समझ जाएगा। बिल्कुल व्यक्ति की गरिमा बना के रखना है। अब सवाल यह है कि व्यक्ति की गरिमा है क्या, मेरी गरिमा क्या है, इनकी गरिमा क्या है? हम सब बैठे हुए हैं, आदमी की, औरत की, अब तो ट्रांसजेंडर भी है, ट्रांसजेंडर के अंदर आपको और बहुत, थर्ड जेंडर के अंदर और बहुत सारी चीजें डाल दी, एलजीबीटीक्यू पूरी कम्युनिटी आ चुकी है। तो सवाल यह है कि गरिमा का मतलब क्या है, इस डिग्निटी टर्म का मतलब क्या है? इस डिग्निटी टर्म का मतलब है लाइफ। ध्यान से समझना, ये लाइफ, इस लाइफ का ह्यूमन डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमें एक लाइफ मिली हुई है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इसका संविधान का उद्देश्य है। अब ये लाइफ का डेवलपमेंट करने के लिए जिस इंसान की जो चॉइस है, चॉइस ऑफ एक्ट एंड ऑफ लाइफ, जिस भी इंसान की जो भी काम करने की इच्छा है और उसको जिस तरीके से जीवन जीने की इच्छा है, वो जिस तरीके से चाहे जीवन जिए, ये चीज जैसी आप क्या कर देंगे, सामने वाले की प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी, आप उसकी डिग्निटी को मेंटेन कर लेंगे। एक लड़का जो है वो शॉर्ट्स में घूमना चाहता है, छोटे चड्डे पहन के घूम रहा है रोड पे आराम से, तो अगर वो ऑब्सीन नहीं हो रहा तो क्या कर सकता है, घूम सकता है। एक लड़का भैया सूट में रहना चाहता है, वो भी पूरा क्या कर सकता है, पूरे टाई आई कस के बिल्कुल 3 पीस सूट पहन के घूम सकता है। एक शॉर्ट्स में घूम रहा है और एक पूरा सूट में घूम रहा है। अब जो शॉर्ट्स में घूम रहा है वो ये ना बोले कि अरे तुम तो पागल हो, बोले तुम सूट में क्यों घूम रहे हो, पागल हो गया। और जो सूट पहन के घूम रहा है वो ये ना कहे कि तुम पागल हो, तुम ऐसे घूम रहे हो। हम दोनों ने क्या बोला है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि इन दोनों को बस इतना समझना है कि तुम इसकी रिस्पेक्ट कर लो और तुम इसकी रिस्पेक्ट कर लो, ये है डिग्निटी। तुम इसको मत बोलो कि तू तो मूर्ख है, तू तो गंवार है, तू ऐसे रह रहा है, या ये इसको ना बोले तू भारी अंग्रेज बना घूम रहा है। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या ना करें, ऐसी बातें ना करें जिससे क्या हो जाए, उनकी लाइफ जो है उसका डेवलपमेंट किसी भी तरीके से रुक जाए। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी। तो आपकी डिग्निटी आप चूज करते हो, मेरी डिग्निटी क्या होगी, ये मैं चूज करूंगा। एक लड़की की डिग्निटी क्या होगी, ये वो लड़की चूज करेगी। कोई लड़की बुरके में अपनी डिग्निटी मान रही है और कोई लड़की बहुत छोटे कपड़ों में अपनी डिग्निटी मान रही है। समझ में आ रही ना बात? ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि किसकी डिग्निटी क्या होगी। जैसे हमारे देश में कई सारी खाप पंचायत हैं, बोले लड़की ये नहीं करेगी, लड़की वो नहीं करेगी, लड़के ये नहीं करेंगे, लड़के वो नहीं करेंगे। ये नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन क्या करेगा, ये वो इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा कि उसे अपनी लाइफ को किस तरीके से सस्टेन कराना है, कंप्लीट करनी है।
आई बात समझ में? एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भ्रातृत्व की भावना बढ़ाते हुए भाई साहब सामने वाले की गरिमा का ध्यान रखना, उसकी डिग्निटी को हार्म मत करना। वो अगर किसी चीज में आपसे अपोजिट ओपिनियन रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लट उठा के उसे मानने लगोगे कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। गॉट दैट? एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी इन दिस पर्टिकुलर टर्म। बाकी डिग्निटी जब आर्टिकल 21 बताऊंगा तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, वहां और डिटेल में बता पाऊंगा मैं आपको। कभी बीएनएस पढ़ाने पे पहुंचूंगा तो जब बीएनएस बताऊंगा तो वहां पे भी जब आप स्पेसिफिक प्रोविजंस पढ़ोगे रिलेटेड टू विमेंस तो वहां पर भी डिग्निटी आपको समझने को मिलेगी आगे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, फ्रेटरनिटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी का ख्याल रखेंगे, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो भारत बन गया, ये जो संविधान बनाया हमने, ये संविधान में देश को हमने ये दिया, सिटीजन्स को ये दिया। अब ये संविधान हमसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब एक तो फ्रेटर्निटी बनाए रखना है, एक एक इंडिविजुअल की गरिमा बनाए रखना, और दूसरा क्या बोल रहा है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाए रखना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाए रखना, एकता और अखंडता। ये किसके लिए एकता और अखंडता? भाई एकता बनाए रखना इन लोगों की, कि भैया सब आपस में जो सिटीजन्स हैं ये एकता बनाए रखना हर एक ग्राउंड पे। जैसे ही आप भ्रातृत्व की भावना डेवलप करोगे, आप एक दूसरे की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करोगे, आपके अंदर अपने आप यूनिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, आप अपने आप यूनाइट हो जाओगे। आप जब डिफरेंसेस होते हैं, आप उन डिफरेंसेस को अगर एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो अल्टीमेटली आपका जो अचीवमेंट होगा वो यूनिटी होगा। दो लोग लड़ रहे हैं, एक ने बोला कि ऐसा नहीं करना, एक बोल रहा है नहीं मैं तो करूंगा, ये दोनों अगर किसी बीच वाले फैक्टर पे आके मान जाए, क्या ठीक है इतना कर ले इतना मत करना, दोनों राजी हो जाए, तो क्या हो जाएगी उनके बीच में, यूनिटी आ जाएगी। मुझे जंतर मंतर पे यूनिटी नहीं आई थी, वो तो लोगों में एक तरफ की पार्टी में यूनिटी आई थी, दूसरी वाली तो बाद में आए थे। ठीक है, तो यूनिटी आ जाएगी। जैसे ही आप क्या कर देंगे, आप सब एक दूसरे के साथ फ्रेटर्निटी के साथ में उनकी डिग्निटी को अश्योर करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली इस देश के अंदर क्या आ जाएगी, यूनिटी आ जाएगी। और जब देश के अंदर यूनिटी आ जाए तो आपको क्या करना है, आप अखंडता बचाए रखना फिर देश की, क्योंकि जैसे ही यूनिटी टूटी इस देश की अखंडता तार तार होने लग जाएगी। ये बात याद रखना है ना। अगर विभीषण मिल गया किसी को, भारी इंसान को, कब मिलेगा, जब यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी कब नहीं होगी, जब आप डिग्निटी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। और डिग्निटी की रिस्पेक्ट कब नहीं करोगे, जब फ्रेटर्निटी नहीं रखोगे अपने अंदर, भ्रातृत्व की भावना नहीं रखोगे, भाई नहीं मानोगे सामने वाले को। समझ में आई बात? और जैसे ही यूनिटी टूटी तो कोई थर्ड पर्सन आएगा जो आपके देश की अखंडता को क्या कर देगा, तार तार कर देगा, तोड़ना चालू कर देगा। आई बात समझ में? दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लोग बैठे थे 1947 में, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जिन्होंने काम करना चालू किया था, वो इतने विजनरी थे, इतने इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने हमारे देश को एक बहुत ही खूबसूरत देश बनाने के लिए अपना सर्वस्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट था अपने इंटेलेक्चुअल का, वो यहां पर दिया है, वो दिया है उन्होंने। ये छोटी सी लाइंस आपको लगती हैं, ये प्रियम्बल जो है ना, ये छोटी सी प्रियम्बल लगती है, लेकिन ये प्रियम्बल जिसको समझ में आ गई वो पूरे देश को समझ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो अभी बेसिकली जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजनेता, वो कर क्या रहे हैं बेसिकली, आप ध्यान से अगर सुनोगे तो वो आपकी फ्रेटर्निटी को ही खत्म करने का काम कर रहे हैं। नेता ही खत्म कर रहे हैं हमारे देश की, जिनको हमने जिम्मेदारी दी है कि भैया बचा के रखनी है, एकता और अखंडता बना के रखनी है। समझ में आई बात? तो ये प्रॉब्लम है कि जब नेता हमारे, जिनको हमने चुन के भेजा है, वही खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, इसका ऐसा कर दो उसका वैसा कर दो, तो क्या डिग्निटी आएगी कभी? आप कभी किसी की दूसरे की मर्यादा का ख्याल नहीं रखोगे। और जब डिग्निटी नहीं रहेगी देश के अंदर तो यूनिटी नहीं रहेगी, और यूनिटी नहीं रहेगी तो आपका देश भी आपका ही रहेगा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आके बोल देगा कि लड़ाई खत्म करो। समझ में आ गई ना बात? एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ, क्लियर? तो ये हमें समझना था। अब आखिरी की जो लाइन है वो लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर। कब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या किया था, संविधान का पास कर लिया था, सारी चीजें कर ली थी हमने, अंगीकृत आत्मार्पित कर लिया था 26 नवंबर। तो हमने हिंदी की तारीख भी लिखी थी उसके अंदर। हमने क्या किया, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को
कंप्लीट करके अपने खुद के लिए क्या क्या 3 शब्द है, क्या क्या हमने अडॉप्ट किया। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, दूसरा क्या किया हमने, इनैक्ट किया, और तीसरा क्या किया, टू गिव आवरसेल्फ। और हमने क्या किया तीसरा, टू गिव आवरसेल्फ। हमने अपने आप को ये 3 चीजें करा दी। ये संविधान बनाने के बाद में, इस दिन कंप्लीट होने के बाद में, इसी तारीख को 26 नवंबर 1949, बहुत बड़ा दिन है। लागू हमने बाद में किया, जनवरी में 1950 में किया, लेकिन हम उससे पहले कंप्लीट करके कब तक बैठ चुके थे, 26 नवंबर 1949 को बैठ चुके थे कंप्लीट करके। और हमने क्या बोला कि ये जो संविधान हमने बनाया है, जिसके अंदर 395 आर्टिकल है, लिस्ट है, शेड्यूल्स है, ये सारी की सारी चीजें हम इस तारीख को अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को सौंप रहे हैं इस चीज को। समझ में आई बात? इट्स अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन नाउ, इट्स अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन टू द इंडियंस, और हम सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन लोग। Constitution is the matter of discipline in India, not in India only, in all over the world the constitution is the subject matter of discipline. But most of the countries के अंदर, जो अच्छी कंट्रीज है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, हमारा देश भी बहुत खूबसूरत देश है, देश खूबसूरत है, लोग बहुत निकम्मे और नीच होते चले जा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमने अपने देश में डिसिप्लिन खो दिया है, और डिसिप्लिन खोने की वजह से क्या हुआ, जो हमें अडॉप्ट किया था हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो इनेक्ट किया था और जो अपने आप को दिया था ये संविधान, वो आज इसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आई ना बात? तो हमने अच्छा, अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? अडॉप्ट का मतलब होता है कि हमने एक तरीके से गोद लेना, जानते हो ना, गोद लिया है। हमने गोद ले लिया, ठीक है, हाँ, अंगीकृत मतलब हमने अपने साथ जोड़ दिया उसको। जैसे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ए इंसान बी इंसान को अपना बच्चा देता है, गोद। मैं इन तीनों वर्ड्स का मतलब भी समझा रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रह जाए। ए इंसान बी इंसान को अपना बच्चा गोद दे रहा है, ठीक है, तो अब से किसका बच्चा माना जाएगा? बी का बच्चा है, किसका? ए का, माना किसका जाएगा? बी का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका रिलेशन उस बच्चे के साथ में अब खत्म होते ही इस इंसान के साथ में उसका रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया हमने, तो इसके साथ में ये अंगीकृत हो गया, ये इसके अंग के साथ जुड़ गया, इसको बोलते हैं अंगीकृत। एक नई चीज इसके साथ जुड़ गई। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं गोद लेना। तो हमने भी क्या किया था, अपने संविधान को 1949 में बनाने के बाद में अपने साथ अंगीकृत कर लिया, गोद ले लिया, अपने आप ही गोद दे दिया अपने आप को। बिल्कुल समझ में आ गई बात? हमने अपने आप को ये संविधान क्या कर लिया था, गोद में ले लिया था अपने। दूसरी चीज हमने क्या किया, इनेक्ट किया, अधिनियमित किया। अधिनियमित किया इसका मतलब क्या होता है? लागू कर देना। हमने लागू कर दिया कि अगर गोद लेके बैठाए रहेंगे तो मर जाएगा, उससे काम भी तो कराने पड़ेंगे, उसी से तो चीजें चलेंगी ना सारी। तो हमने क्या किया, गोद लिया, उसके बाद उससे काम भी कराया। और हमने ये भी फिक्स किया, टू गिव आवरसेल्फ का मतलब क्या है कि ये जो भी डिसीजन लेगा वो सारे डिसीजंस को हम क्या करेंगे, मानेंगे भी। टू गिव आवरसेल्फ हमने सौंप दिया कि भाई तुम आप जो डिसीजन लोगे हम उस तरीके से चलेंगे। अब वो पूरा सिस्टम बना हुआ है जो आपके लिए क्या करता है, डिसीजन लेता है। एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। कहां पे, किसके आगे? एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। नहीं नहीं, वो बेसिकली है लोगों के लिए, समझाया तो मैंने पूरा। अब वो एक टर्म ऐसे स्पेसिफिकली समझ में नहीं आएगा, इधर देखा, वो उसमें समझ में नहीं आ रहा। अरे ये जोड़ा गया है, टू बोल रहा है, मैं इंग्लिश वाला टू समझ रहा हूं। ये बाद में जोड़े गए ना कई सारे वर्ड्स इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे वर्ड्स जो हैं वो बाद में जोड़े गए, 42nd अमेंडमेंट करके जोड़े गए। वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो जब अपन अमेंडमेंट्स को पढ़ना चालू करेंगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इक्वालिटी किस चीज को लेके दी हमने, ये क्लियर है, ठीक है। फिर हमने फ्रेटर्निटी की बात क्यों की, इंटीग्रिटी की बात क्यों की, यूनिटी की बात क्यों की, डिग्निटी की बात क्यों की, ये समझ में आ गई बात कि हमने क्यों की। ये सब कनेक्टेड है,
जब तक आपके अंदर सामने वाले के लिए भाई वाली भावना नहीं आएगी, आप एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, आप कभी भी क्या नहीं हो पाओगे, आप इंटीग्रेट नहीं हो पाओगे, और इंटीग्रेट नहीं हो पाओगे तो क्या नहीं हो पाओगे, यूनाइट नहीं हो पाओगे, यूनाइट नहीं हो पाओगे तो आपके देश की कोई भी लंका लगा के चला जाएगा। समझ में आई ना बात? रावण को मारने के लिए विभीषण चाहिए होता है ना। तो अगर आप विभीषण बनोगे अपने देश के तो बिल्कुल बनो, अपने देश के विभीषण बनते। जो अपने देश वाले हैं, बाहर का अगर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर कोई आने की कोशिश कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली घर वाला ही होता है जो बताता। दैट्स द प्रॉब्लम। तो भैया देश को बचाए रखना, बने रहो एक दूसरे के दोस्त, सारी चीजों से ऊपर एक दूसरे से प्यार से रहो, सम्मान करो एक दूसरे का। सरकार के हाथ में नहीं है, लोगों के हाथ में है। सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।